अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। I2B रिवीजन सेशन नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप लोग जिसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नवंबर अटेम्प्ट के बच्चे होंगे जिन्होंने भी नवंबर में अटेम्प्ट करना होगा I2B। वैसे तो I2B अब पेपर मर्ज हो गया है, लेकिन हम जिस I2B की अभी रिवीजन ले रहे हैं वो प्योरली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। और हम लोग मैंने आपको रात को जो है वो स्केड्यूल भी शेयर किया था, उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारी 3 घंटे की क्लास हुआ करेगी, जिसमें क्लास के टाइमिंग्स होंगे 4 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, जिसमें 1.5 आवर हम एक चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर 1.5 जो है हम नेक्स्ट आवर में कंप्लीट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, ऑनरशिप ऑफ बिजनेस। बिजनेस बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें या तो प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ठीक है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, लाइक हम एक काम कोई भी स्टार्ट करते हैं, हम एक कोई शॉप स्टार्ट करते हैं, उसमें हम कुछ चीजें परचेज करते हैं, हम अपने पास रखते हैं और हम खुद ही उस बिजनेस को स्टार्ट करके वहां पे खुद बैठते हैं। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में हमें या तो उसके अंदर प्रॉफिट होगा या विद द टाइम हमें उसमें लॉस होगा। ठीक है, तो वो एक हमारी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। और ऑनरशिप ऑनरशिप बेसिकली होता है मलकियत। कोई भी इंसान जो खुद से ये काम स्टार्ट कर रहा है वो खुद ही इसका मालिक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस के साथ। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें हम एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉलेज है। ठीक है, एक कॉलेज के अंदर हमने एक्टिविटीज डिवाइड की है। टीचर टीच कर रहा है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट के काम कर रही है, प्रिंसिपल अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसेस को देख रहे हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो हमने मतलब डिवाइड की हुई है लोगों के दरमियान, जिसको लोग जो हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव किस मैनर से होंगी और उसके तरीके से आगे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम चलेगा। उसके लिए अब फॉर एग्जांपल हमने एक कोई भी एक काम है जो हमें अलॉट किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक टीचर है। ठीक है, टीचर का काम क्या होगा? टीचर ने आना है, क्लास पढ़ानी है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना है, स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह देने हैं, स्टूडेंट्स की क्यूरीज को रिजॉल्व करना है। और ये टीचर का काम हो गया। ठीक है, अब अगर टीचर मैनेजमेंट का काम कर रहा होगा और टीचर ग्रुप भी बना रहा होगा, टीचर उसमें चीजें भी शेयर कर रहा होगा, तो वो बेसिकली टीचर का एक काम नहीं है। ठीक है, वो है मैनेजमेंट की एक्टिविटी। जब टीचर और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज जो है वो लेफ्ट मतलब आपस में जो है वो कोलिजन में होंगी, तो उसकी वजह से जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो खराब होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हमने डिवाइड कर देना है डिफरेंट एक्टिविटीज में, यानी कि हर किसी को उसकी एक्टिविटी अलॉट करती जाएगी, जिसके तरीके से वो जो है वो उस सिस्टम को एक प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में लेके चलेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम आगे जाके देखते हैं। अगर दो लोग हैं और दो या दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, और उनको एक ही जैसा काम दे दिया गया है कि दोनों ने यही काम करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, उसमें ये है कि 3 दोस्त हैं जिन्होंने जिनको ये काम एक्टिविटी दी गई है कि उन्होंने जंगल में जाना है। ठीक है, और 3 दोस्तों के नाम है तेज रफ्तार, तलवार, टोटका यार। ठीक है, तेज रफ्तार का काम ये है कि उसने जंगल में जाना है, तीनों ने ही जंगल में जाना है। बेसिकली तीनों ने वुड कटिंग भी करनी है, हंटिंग भी करनी है, कुकिंग भी करनी है। ठीक है, तेज रफ्तार जैसे कि इसके नाम से मतलब जाहिर हो रहा है कि ये थोड़ा स्पीड में होगा। ठीक है, तो ये वुड कटिंग में अंदर लगाएगा 3 आवर्स, हंटिंग में इसने लगाए 2 आवर्स, कुकिंग में इसने लगाए 4 आवर्स। ठीक है, तलवार यानी कि स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ होगी, इसने वुड कटिंग में लगाए 2 घंटे, हंटिंग में लगाए 4 घंटे,
और कुकिंग में लगाए 3 घंटे। ठीक है। टोटका यार, इसने वुड कटिंग में लगाए 4 घंटे, हंटिंग में लगाए 3, और कुकिंग में लगाए इसने 2 घंटे। ठीक है। अब अगर हम अफेक्टिवली देखें तो तीनों ने एक जैसा ही काम किया। ठीक है, तीनों ने वुड कटिंग भी की, तीनों ने हंटिंग भी की, कुकिंग भी की। ठीक है। तीनों ने, इसमें हमारे पास जो टोटल टाइम लगा वो 9 9 घंटे इन्होंने लगाए। ठीक है। लेकिन आप बेसिकली अगर देखें तो इसमें काम वो एक ही कर रहे थे, यानी कि वुड कटिंग हो रही थी, फिर हंटिंग हो रही थी, कुकिंग हो रही थी। अगर हम देखें कि तेज रफ्तार जो है, इसने सबसे ज्यादा टाइम कुकिंग में लगाया, उससे कम टाइम जो है इसने वुड कटिंग में लगाया, यानी कि ये तेज रफ्तार जो है ये हंटिंग में ज्यादा बेस्ट है। तलवार की तरफ आए तो तलवार जो है उसने 2 घंटे लगाए वुड कटिंग में, 4 घंटे लगाए हंटिंग में, कुकिंग में लगाए इसने 3 घंटे। यानी कि तलवार ने सबसे कम टाइम जिसमें इन्वेस्ट किया और जो उसके लिए इफेक्टिव रहा वो था वुड कटिंग। ठीक है। टोटका यार, टोटका यार ने 4 घंटे लगाए वुड कटिंग में, हंटिंग में 3 घंटे, और कुकिंग में 2 घंटे। अब अफेक्टिवली आप लोग देखें तो तेज रफ्तार की जो बेसिक एक अफेक्टिवनेस, या जिससे कह लें कि उसकी एक स्किल नजर आई, हंटिंग में उसके पास कम टाइम लगा, तलवार का लगा वुड कटिंग में, टोटका यार का लगा कुकिंग में। तो यानी कि अफेक्टिव हम देखें तो 2 2 घंटे, अगर हम इनको कहें कि आप लोगों ने जंगल में ही जाना है, तीनों ने ही जाना है, और तीनों ने जाके एक एक काम करना है, यानी कि तीनों ने जाके, एक ने वुड कटिंग करनी है, एक ने हंटिंग करनी है, एक ने कुकिंग करनी है। तेज रफ्तार क्या करेगा, तेज रफ्तार हंटिंग करेगा, तलवार जो है वो वुड कटिंग करेगा, जो टोटका यार है वो कुकिंग करेगा। तो इफेक्टिवली 9 घंटे की बजाय जब ये अपने अपना काम, जिस काम में इनकी स्किल्स अच्छी हैं, जैसे जब ये वो करना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 6 आवर्स टोटल। यानी कि उनकी इफेक्टिवनेस, और ये जो हम अभी पीछे देख रहे थे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस मैनर टू अनेबल अ बिजनेस, ठीक है, टू अनेबल अ सिस्टम, ये यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल के साथ इसको जो है वो कोट कर सकते हैं कि इनकी ये इफेक्टिवनेस और जो एफिशिएंसी है उसको देखते हुए अगर हम इनको 2 2 घंटे अलॉट करें तो 2 2 घंटे, यानी कि टोटल 6 घंटे में वही काम जो ये 9 घंटे में पहले कर रहे थे अब ये 6 घंटे में करेंगे। यानी कि ये जो है अपना काम 6 घंटे में करके फ्री होंगे, जबकि काम वही है जो ये अलग अलग कर रहे थे। अब ये अगर इफेक्टिवली करेंगे तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम को जो है वो सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, यानी कि कम टाइम के अंदर वो एक एफिशिएंट और इफेक्टिव जो है हमें एक आउटपुट दे सकेंगे। फर्दर हम चलते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें 3 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर्स, फिर पार्टनरशिप्स, और फिर कंपनीज। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने यही 3 चीजें देखनी है। चौथी चीज जो है क्लब एंड सोसाइटीज। क्लब एंड सोसाइटीज को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें यह है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल जिम्स होती हैं या कोई गोल्फ क्लब टाइप चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसमें उनका मेन जो पर्पस होता है ना वो मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन के ऊपर ये चल रहे होते हैं। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट इनका एक ही होता है, वो होता है कि मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन। जैसे ही मेंबर की सब्सक्रिप्शन आ गई, अब उसको क्लब के अंदर जो डिस्काउंट्स मिलेंगे, जो उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, वो बेसिकली बैक एंड पे उसकी सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस ये है कि क्लब एंड सोसाइटीज जो होती हैं वो एक कॉमन इंटरेस्ट के आगे काम कर रही होती हैं, जिसमें उनका पर्पस जो है वो कॉमन इंटरेस्ट एक होता है, और उसके अगेंस्ट वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस को जो है वो वहां से जो है वो इनकम जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोल ट्रेडर्स। उससे भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक जो है वो पब्लिक ऑर्गेनाइज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और एक होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें ये है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए
क्या क्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो है वो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, उसमें हम सोल ट्रेडर्स को देखेंगे, पार्टनरशिप्स को देखेंगे और कंपनीज को देखेंगे, ठीक है। और सेकंड जो है टाइप वो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एक आती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अंदर बेसिकली जब भी आप पब्लिक सेक्टर का वर्ड सुनेंगे तो उससे आपकी मुराद होगी गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बेसिकली इसको फंडेड करते हैं, यानी कि आपने पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई भी काम करना है तो उसको बेसिकली फंड कौन कर रहा होगा, गवर्नमेंट। और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, फॉर एग्जांपल आपकी एनजीओज होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो एक चैरिटी, वो चैरिटीज वगैरह जो सोर्सेज होते हैं उसके ऊपर चल रही होती हैं। यहाँ से आप देखें कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक छोटा सा चार्ट है, जिसमें ये है कि उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका पर्पस है कि उसने प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एम क्या है कि उसने बेनिफिट देना है पब्लिक को। ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या है, नॉर्मली शेयर होल्डर्स जो हैं ये यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो नॉर्मली शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो ऑनरशिप होती है ना नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर होते हैं गवर्नमेंट के मेंबर्स, गवर्नमेंट्स या मेंबर सॉरी। और जो फंडिंग हो रही होती है, फंडिंग जो होती है वो होती है डिफरेंट सोर्सेज, मतलब इसमें आ रहे होते हैं। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज आ रहे होते हैं, जिसमें कुछ शेयर्स आ रहे होते हैं, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, लोन्स आ रहे होते हैं। और जो गवर्नमेंट या मेंबर्स होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट्स आ रही होती हैं, या जो डोनेशंस होती हैं पब्लिक की वो आ रही होती हैं, ठीक है। तो इस अभी तक हमने जो कवर किया वो हमने किया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इस चार्ट से ही इसको याद रख सकते हो के फीचर्स क्या क्या हैं। पर्पस, पर्पस था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट का क्या था कि पब्लिक को बेनिफिट प्रोवाइड करना है। ऑनरशिप में क्या था कि नॉर्मली शेयर होल्डर्स को ऑनर्स होते हैं इसके, और जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें गवर्नमेंट या मेंबर्स होते हैं। और इसको फंडिंग कौन कर रहा होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फंडिंग में आ जाते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कोई भी आपने शेयर्स परचेज किए, या फिर आपने लोन लिया। और अगर आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखो तो उसमें आपके पास आ रहा होता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले हुए हैं या फिर आपने डोनेशन लिया हुआ है पब्लिक से। चौथे नंबर पे आता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं बेसिकली बिजनेस के ऑनर्स, और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कौन होते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या तो होगी या फिर मेंबर्स। यहाँ पे हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ऑब्जेक्टिव जो था पहला, सोल ट्रेडर। अब हम सोल ट्रेडर को देखते हैं। सोल ट्रेडर बेसिकली, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो अपना ओन का बिजनेस स्टार्ट करता है विद विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है, एंड ऑफरिंग द कंप्लीट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग फ्रीडम। यानी कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, और अपने खुद के बिजनेस के अंदर उसके पास कोई वो नहीं होता कि उसने किसी से पूछ के उसने कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग में वो फ्री है। उसके जो कंट्रोल्स होते हैं वो भी उसके अपने ही होते हैं, जो उसके अंदर उसकी फॉर्मेलिटी, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट्स, लोकल रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, ठीक है। कोई भी एक आम इंसान है जिसने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट की है, और उसके अंदर उसने खुद ही रेस्टोरेंट की चीजें वगैरह सारे सेटअप लगा के खुद ही उसको ओन कर रहा है, वहां पे वो खुद बैठ रहा है, और वो उसमें जो भी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं उसके कंट्रोल्स उसके पास हैं, उसने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एट द स्पॉट भी ले सकता है, उसको फुली फ्रीडम है, ठीक है। अब और भी एग्जांपल्स है इसकी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, बार्बर शॉप्स होती हैं, हमारी ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, छोटी मोटी ये जो करियाने की दुकानें होती हैं वो हो गई, कोई लॉन्ड्री सर्विसेज वगैरह। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप कोई भी खुद का काम का स्टार्ट कर रहे हो, बेसिकली एक वो इंसान जो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और उसका जो कंट्रोल है वो भी कंप्लीट उसका है,
और डिसीजन मेकिंग पावर भी उसी के पास है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली सारे बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी परफॉर्मेंस है, उसमें क्या चीजें वो फेस कर रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है ना वो सोल प्रोप्राइटर सोली जो है ना वो उसको बेयर करेगा, ठीक है। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि उसने क्या उसमें फेस किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई आदमी है, उसने बिजनेस स्टार्ट की है, अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने स्टार्ट किया, उसने अपनी एडवर्टीजमेंट की, मार्केटिंग की, और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास कस्टमर आना शुरू हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको स्टार्टिंग के कुछ डेज उसने डिस्काउंट्स लगाए हुए थे, और जो भी सारा उसका काम था वो करते करते उसको प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग के डेज में, ठीक है। और जैसे जैसे वो आगे गया, जैसे डिस्काउंट्स कम हुए, कस्टमर का थोड़ा इनफ्लो कम हो गया, कस्टमर्स थोड़ा आना कम हुए, तो उसने थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, फॉर द मंथ और मोर देन मतलब 2 to 3 मंथ्स जो है ना उसने थोड़ा लॉस भी बेयर किया। अब अगर उसने बेयर किया लॉस, तो वो भी उसकी उसमें आता है, और अगर उसने प्रॉफिट हुआ तो वो भी उसके अपने उसमें है, ठीक है। ये फुली ओन जो है ना, इसको बिजनेस को ओन कर रहा होता है सोल प्रोप्राइटर जो है। उसमें ये है कि इसमें वो उसके ऊपर काफी प्रेशर भी होगा, लाइक एम्प्लॉयज नए होंगे उसके पास, और फिर जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपकी ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ऑफन फेसिंग मोर प्रेशर देन एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज नए होंगे, एम्प्लॉयज को भी उसने ट्रेन करना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते करते स्टार्टिंग में ज्यादातर जो प्रेशर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, वो बेसिकली ऑनर के ऊपर होगी, और ऑनर कौन है, हमारा सोल प्रोप्राइटर। अब जैसे ही एक्सपीरियंस की हम बात करें, तो उसमें यह है कि यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्री में अगर आप देखो ना, तो एक सोल प्रोप्राइटर के पास इतना प्रायर एक्सपीरियंस होता है कि वो मार्केट को भी जानता है, वो कस्टमर के बिहेवियर को भी जानता है, तो उसको ये चीजें जो है ना वो थोड़ा फील नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई बिल्कुल स्टार्टिंग का है बिजनेस, और उसको कोई नो हाउ नहीं थी, उसने बस सुना, सोचा, उस पर मार्केटिंग की थोड़ी सी, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक वो बंदा है जो फुली एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि उसके पास इंडस्ट्री का फुल ऑन एक्सपीरियंस है, उसने मार्केट की डायनामिक्स को देखा हुआ है, उसको सारा समझा हुआ है, और उसको पता है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर किस टाइम पे ज्यादा होगा, कम होगा, ये सारी चीजों का उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोल प्रोप्राइटर की हैं। अब सोल प्रोप्राइटर में कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ऑब्वियसली जहां एडवांटेजेस होंगे वहां डिसएडवांटेजेस भी होंगे। पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस में अगर आप देखो तो सबसे पहली बात है कि अगर उसने कोई काम स्टार्ट किया है तो इजी फॉर्मेशन है। फर्स्ट पॉइंट, इजी फॉर्मेशन, यानी कि उसने सोचा, उसने अपनी एक जो है जगह ली, और वहां पे उसने काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्विक था, इतना एक्सपेंस भी नहीं लगा उसका, उसने सेटअप बनाया, उसकी थोड़ी बहुत जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनको कंप्लीट किया, और वो अपने बिजनेस पे जो है, वो अपनी शॉप पे या रेस्टोरेंट जो भी उसने ओपन किया वहां पे वो बैठ गया। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे सिक्रेसी। सिक्रेसी जो है वो बेसिकली ये है कि मैक्सिमम कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग प्लान्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यहाँ यहाँ पे जो है ना उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि उसने सारी चीजें खुद ही देखनी है, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंशियल ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टनरशिप में जाते हैं, तो वहां पे पार्टनर्स को भी पता होता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा फुली फुली ओन कर रहा है, वो खुद ही ऑनर है, उसने खुद ही सारी चीजें देखनी है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी कॉन्फिडेंशियलिटीज है वो सारी वो ही देख रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो भी आएगा वो सारा ऑब्वियसली सारा उसका है। जब एक उसने काम स्टार्ट किया है, उसको उसमें जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसने किसी को तो नहीं देना, ना उसने उसमें से प्रॉफिट शेयर करना है किसी पार्टनर के साथ, ना उसने किसी बाहर के बंदे के साथ शेयर करना है, वो प्रॉफिट सोली उसका ही अपना है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल का यहाँ पे ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। आपने एम्प्लॉयज हायर किए थे, आपको लगा कि आपके पास एम्प्लॉयज कम है, आपने एम्प्लॉयज और हायर करने हैं, ठीक है, आप कर सकते हो इजीली। आपने अपनी एक एड लगाई, आपके पास सीरीज आई, आपने
मोर एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो, ठीक है हंजिला, हम इसको ना सीक्रेसी को मैं दोबारा समझा देती हूँ। हम इसको ना थोड़ा सा, मैं ये टॉपिक खत्म कर लूँ, सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बाद समझाती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी में मैं ये बता रही थी कि फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी में ये था कि जो भी सारा कंट्रोल है वो सारा उसके पास है, ठीक है, क्विकली वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। एक बंदा है, उसने अपने एम्प्लॉयज हायर किए थे, ठीक है, उसको लगा कि उसके काम के अकॉर्डिंग उसके पास एम्प्लॉयज कम है, ठीक है, उसे थोड़े एम्प्लॉयज और रखने चाहिए। उसने थोड़ा सा एड लगाया, उसके पास सीरीज आई, उसने नए एम्प्लॉयज हायर कर लिए, यानी कि फुली कंट्रोल उसके पास था, उसने फौरन डिसीजन ले लिया, ठीक है, मार्केट चेंजेस को देखते हुए उसने फौरन डिसीजन ले लिया, ये सारा कंट्रोल उसके पास है। वो इजीली इसमें फ्लेक्सिबल है, वो इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकता है और वो इजीली इसमें डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस में ये होता है कि आपके पास, जैसे गवर्नमेंट की काफी रेगुलेशंस होती हैं, डिफरेंट जो लार्ज एंटिटीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, वहां पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, उनके रूल्स जो हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में उसकी एज सच कोई इतना वो नहीं होता, आराम से जो है आपको उसमें फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है, आप आराम से इजीली अपना जो फ्रीडम है वो एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन उसको फॉलो जरूर करते हो, लेकिन आप पे वो प्रॉपरली इम्प्लाइड नहीं होती। लाइक एक रिस्ट्रिक्शन है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, जितनी फॉर एग्जांपल एक कोई बड़ी कंपनी है, वहां पे वो जितनी रिस्ट्रिक्टेड है ना, वहां उतनी ये इस कंपनी में रजिस्टर कंपनी कह रही हूँ, आपके अपने बिजनेस के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो अफेक्टिवली आपके ऊपर इम्प्लाइड नहीं है कि आपने ये लाजमी करना ही करना है। इसमें आपके पास फुली कंट्रोल है, फुली फ्रीडम है, आप चाहो तो उसे फॉलो जरूर करो, लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां पे ये चीज अगर इम्प्लाइड ना हो तो आपसे पूछा जाता है कि भैया आपने इसको क्यों नहीं फॉलो किया, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर के अंदर लोअर टैक्सेशन होता है, यानी कि टैक्सेस इसमें भी होते हैं, ये नहीं कि आपने टैक्स पे नहीं करना, प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स जरूर पे करना होता है, लेकिन बहुत ही मिनिमल सी अमाउंट होती है, ठीक है, तो उसमें इतना कोई वो नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स देना है और आपको एक हो कि भाई मैं मुझे इतना टैक्स भी देना है इसके ऊपर, इजी सीन है यहाँ पे। ये होता है कि लोअर टैक्सेशन है, प्रॉफिट टैक्स एट इंडिविजुअल रेट्स, अवॉइडिंग द स्पेशल फ्रेंचाइज और कॉर्पोरेट टैक्सेस, ठीक है, इसमें बहुत ही मिनिमल से जो टैक्स के रेट्स हैं वो बस चार्ज होते हैं, ठीक है। और अगर कोई चाहे कि मैं, मेरे पास ये बिजनेस था, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, अब मुझसे इसमें मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लॉस हो रहे हैं या जो भी सारा सिनेरियो है, तो वो अब इसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अगर वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा तो नॉट अ बिग इशू, इजी है रेजोल्यूशन, ठीक है, जितनी इजी थी फॉर्मेशन उतनी ही इजी है इसको डिसॉल्व करना। सिंपली आपको किसी पार्टनर के पास, आपका कोई पार्टनर तो है नहीं, यानी कि कोई को ओनर तो आपका है नहीं, ठीक है, तो इजीली अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को देखते हुए आप इसको इजीली जो है वो डिसॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आता है कि सोल प्रोप्राइटर जो होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, यानी कि आप, लाइबिलिटी जो है वो बेसिकली, sole proprietors face the unlimited liability, risking the personal assets to settle the business debts, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि आपका जो बिजनेस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लॉस हुआ, ठीक है, और लॉस जो है जो आपका बिजनेस है और आप बेसिकली जो हमारे सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो एक मतलब होते हैं, उसमें ये है कि आप का अगर बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो वो अलग अलग नहीं देना आपने, ठीक है, वो एक ही है, वो आपने अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपने इसके ऊपर आपको पर्सनल एसेट से आप जैसे भी करके रिस्क है या जो भी है आपने इसको सेटल करते हुए अपने जो लाइबिलिटी है उसके अंदर रहना है, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। फंड रेजिंग चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, फंड्स रेज करने में डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी
इंडिविजुअल फंड्स होंगे, यानी कि जो आपके पर्सनल फंड्स होंगे, आपने कोई लोन लिए होंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करके, या जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए होंगी, जो भी आपने किया होगा, ठीक है, ये आपको चैलेंजेस आएंगे। थर्ड चीज है लिमिटेड स्किल्स। अब आपने अपना काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं थी, आपके पास लिमिटेड स्किल्स थी, उन्हीं स्किल्स के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं थी, आपको किसी एक डिपार्टमेंट का पता था, मैनेजमेंट का पता था, आपको मार्केटिंग, फाइनेंस और इस तरह के प्रोडक्शन, इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नहीं इतना नो हाउ थी, ठीक है। तो आपके पास स्किल्स लिमिटेड होते हैं इसमें। लिमिटेड स्किल्स से मतलब ये है कि आप ज्यादातर इसमें अनलिमिटेड स्किल्स नहीं होती, यानी कि आपको कहे ना कोई कि ये आपका डिपार्टमेंट है, यानी कि आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, कोई कहे कि आप इसकी मार्केटिंग, फाइनेंस और जो इसकी बाकी प्रोडक्शन वगैरह के डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर मार्केटिंग भी उसकी हो रही होगी ना, जो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी मार्केटिंग भी होगी, उसके अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होगा, उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, और ऑब्वियसली उसको मैनेज करने के लिए एक एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा। अब अगर एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो एडमिन मैनेजर है, ठीक है, और वो बाकी काम के लिए ऑब्वियसली उसकी इतनी ज्यादा अनलिमिटेड स्किल्स नहीं है कि वो उसके लिए बाकी लोगों को जो है वो हायर करे, उसने खुद से कर सके, तो उसने इस काम के लिए बाकी लोगों को हायर किया होगा, या बाकी लोगों को कमांड दी होगी कि ये काम इसके लिए ये पर्सन जो है वो अपॉइंटेड है। इसको हम आगे जाके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इसको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगी। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे ये है कि एबिलिटी जो उसकी लैक होता है ना, कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, और वो नहीं करना चाह रहा, मतलब उसका बीमार हो गया, एक ऑनर था, वो बीमार हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो काम करता था, नॉर्मल आता था, अपनी शॉप पे बैठता था, और कुछ टाइम से वो नहीं आ रहा, ठीक है, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज या जो भी कोई इलनेस है उसे, वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि अगर जैसे पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप में और कंपनी में ये होता है कि अगर एक पार्टनर नहीं आया तो आप दूसरे पार्टनर से मतलब हो जाता है, वो काम देख लेते हैं, अगर दूसरा पार्टनर नहीं है तो मतलब और लोग देख लेते हैं। और अब कंपनीज में ये होता है कि दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो वो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा कोई भी देख लेता है। अब सोल प्रोप्राइटर के अंदर ये लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्यों आएगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑनर था, वो ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है, और वो बिल्कुल ही अपने काम की तरफ नहीं आ पा रहा, तो ये एक लैक है, और इसको जो है ऑनर को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इसका एक कहना कहने में ये आएगा कि ये एक इसका बिग जो है वो डिसएडवांटेज है, कि अगर एक बंदा बीमार हो गया, ऑनर था, सोल प्रोप्राइटर में ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एक ही बंदा है, उसी के पास सारा कंट्रोल है, अगर वो नहीं आ रहा तो मतलब आपके काम सारे जो हैं वो रुक जाएंगे, और जब तक वो फिर उसकी इलनेस या उसकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे तब तक वो काम एज इट इज वहां पे पेंडिंग ही रहेगा, इसकी वजह से उसको लॉस भी होगा। एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, अच्छा, यहाँ पे ये है कि challenges in attracting the qualified employees due to limited wages, benefits, advancement and opportunities। एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट के हवाले से, क्योंकि उसकी जो स्किल है वो हम अभी पहले देख रहे थे कि वो लिमिटेड है, ठीक है, तो एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट में भी उसको ये इश्यूज आएंगे कि वो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को एक जो है वो अट्रैक्शन या वो चीज नहीं दे पाएगा जितनी उनको बाकी, यानी कि आप पार्टनरशिप में देखो वहां पे भी रिक्रूटमेंट हो रही होती हैं, कंपनीज में रिक्रूटमेंट्स हो रही होती हैं, तो ये वहां पे इतनी ज्यादा जो है ना वो नहीं दे पाएगा जितना के पार्टनरशिप में या कंपनीज में होता है। टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा, यहाँ पे टैक्स एडवांटेजेस में वेरी बेस्ड ऑन द इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स रेटिंग और इन्फ्लुएंसेस द डिसीजंस टू इनकॉर्पोरेट। अच्छा, टैक्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसे आ सकती है ऑब्वियसली, उसने एक बहुत मिनिमल सा टैक्स जो है वो पे किया होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे अभी, इसमें लोअर टैक्स जो है वो प्रॉफिट्स की बेस पे इतना होगा कि वो दे सकेगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस में आओ तो वहां पे आ रहा है कि टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वेरी करेगी, यानी कि इनकम और उसके कॉर्पोरेट टैक्स के जो रेट्स हैं उनके साथ वेरी कर रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो डिसीजन में भी चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली सोल प्रोप्राइटर का कंक्लूजन क्या है? सोल प्रोप्राइटर ऑफर्स सिंप्लिसिटी, कंट्रोल, क्विक सेटअप,
with challenges like unlimited liability, difficulty in fundraising or proprietors skills, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर जो है ना वो ऑफर करता है एक सिंप्लिसिटी, मतलब इजी है, इजी फॉर्मेशन है, आराम से आपने कुछ जो है अपनी जो आपने पैसे सेव किए हुए थे वो आपने लगाए, थोड़ा सा सेटअप तैयार किया और आप शॉप पे बैठ के अब उसको कंट्रोल करना भी आसान है क्योंकि सारे कंट्रोल तो आपके अपने पास है। इजीली आपने सेटअप कर लिया। अब आपको चैलेंजेस क्या क्या आए उसमें, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, ठीक है, डिफिकल्टी आई आपको फंड रेज करने में, और इसके अलावा स्किल्स आपके पास लिमिटेड थी, अनलिमिटेड नहीं थी कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो इक्वली देख सकते हैं या उस नजर से देख सकते हैं जिसमें आपकी स्किल्स ज्यादा थी, और एक्सपीरियंस और एबिलिटी टू मैनेज द वेरियस फंक्शंस। यहाँ पे यही मुराद है कि यानी कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस और इतनी एबिलिटी नहीं थी कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को उसी तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपका अपना ओन बिजनेस है, आप वहाँ पे एडमिन मैनेजर हो और आप जितने अच्छे तरीके से एडमिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे होगे उतने अच्छे तरीके से ना आप मार्केटिंग देख पाओगे, उतने अच्छे तरीके से ना आप जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देख पाओगे, ना आप उसके जो फर्दर डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये चीजें आप वैसे नहीं देख पाओगे। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है कि सोल प्रोप्राइटर में आपके पास एडवांटेजेस में तो बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, हर चीज होती है, लेकिन जो आपका डिसएडवांटेज है वो सबसे बड़ा ये है कि आप इसमें फॉर एग्जांपल आप बीमार हो गए हो, आप नहीं जा पा रहे या आप उसको नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो वो सारे जो फंक्शन है वो वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, वो इतना बीमार हो गया कि उसकी डेथ हो गई। अब क्या उसकी डेथ के बाद वो उसका बिजनेस चल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसका सेल्फ कंट्रोल उसके पास था, उसके पास सारी चीजें थी, प्रॉफिट का वो अकेला ओनर था, हर चीज उसने खुद सेटअप की हुई थी, उसे चीजों का पता था। ठीक है, अब जब वो नहीं है तो ऑब्वियसली जो डिसएडवांटेजेस पहले थे अब उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये अपना जो अगर कोई सी बंदा जिसने स्टार्ट किया था उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएगा सोल प्रोप्राइटर में। अच्छा, सेकंड है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या होती है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप और आपके दोस्त थे, आप दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया आप लोगों ने पार्टनरशिप के थ्रू। अब इसमें मिनिमम दो इंडिविजुअल्स होना जरूरी है पार्टनरशिप में। ठीक है, अंडर द लॉ एक्ट पार्टनरशिप 1932। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो एक्ट वाले पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए और उसमें अक्सर उसने एक्ट पूछा हो तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये किस एक्ट के अंदर उसने ये चीज बताई हुई थी। ठीक है, अब मोर देन कैन यू एटलीस्ट जो है वो टू इंडिविजुअल्स होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स होती हैं? तीन। फर्स्ट टाइप है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में ये होता है कि कंप्लीट शेयरिंग होती है बिजनेस मैनेजमेंट की विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर डेट्स। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वही जो हमने लास्ट टाइम अभी पीछे पढ़ी है। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो और बाकी पार्टनर्स की बेशक जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी हो, टू रिस्ट्रिक्ट देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरी चीज है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी, सिमिलर टू द जनरल पार्टनरशिप विद पार्टनर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सिमिलर टू द जनरल पार्टनरशिप हुई। जनरल पार्टनरशिप क्या थी कि कंप्लीट शेयरिंग होती है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, जो भी चीज है वो कंप्लीटली शेयर होगी, दोनों पार्टनर्स के अंदर इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने यही बताया कि सिमिलरली टू जनरल पार्टनरशिप विद पार्टनर्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेट्स एंड लाइबिलिटीज। उन पार्टनर्स, वो वाले पार्टनर्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी में नहीं आते। एक पार्टनर की एटलीस्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मेशन एग्रीमेंट में क्या है?
पार्टनर्स एग्री ओरली और आइडली इन रिटन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये जैसे हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एक एग्रीमेंट आता है, उसमें लिखा होता है कि आपने एक पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा होता है ओरली आपने किया हो या मोस्टली जो है वो रिटर्न होता है, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो दोनों में शेयर होगा, अगर लॉस होगा तो वो दोनों में शेयर होगा। A written partnership agreement outlines the terms, conditions, purpose, contribution, responsibilities and compensation। यानी कि कंडीशंस, जो भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो फॉलो सारे पार्टनर्स करेंगे। पर्पस क्या है, जो भी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया उसका जो भी पर्पस है, उसके अंदर दोनों पार्टनर्स, दो या जितने जो भी पार्टनरशिप है उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे इस पार्टनर एग्रीमेंट के अंदर जो है वो बाउंड होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनसेशन के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनसेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पार्टनरशिप में लॉस हो गया है, ठीक है, तो अगर कंपनसेशन करनी है तो दो लोग हैं तो दोनों ही कंपनसेट करेंगे। ये नहीं कि एक पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो करेगा और दूसरा जो है वो नहीं करेगा, ये दोनों इक्वली ही कंपनसेट करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। अच्छा, जैसे इजी ऑफ फॉर्मेशन थी सोल प्रोप्राइटर की, वैसे ही इजी फॉर्मेशन है इसकी पार्टनरशिप की, ठीक है। पार्टनरशिप में इजी फॉर्मेशन होती है, आराम से आपका सिंपल सा सेटअप जो है वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत जो है वो बन जाता है, और उसमें कॉम्प्लेक्स रूल्स और वो जो होती हैं कॉर्पोरेशन और ये सारे रेगुलेशन वगैरह वो एज सच इन कंपैरिजन ऑफ कंपनीज बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। फंड रेजिंग अवेलेबिलिटी जो है, पार्टनर्स कंबाइन देयर टैलेंट एंड फंड्स मेकिंग इट इजियर टू रेज द कैपिटल फॉर ऑपरेशंस एंड एक्सपेंशन। पार्टनरशिप में जो है वो आप टैलेंट्स और फंड्स जो हैं वो इजीली जो है अपने कैपिटल को रेज करने के लिए कर सकते हैं। वहां पे था कि फंड रेजिंग में डिफिकल्टी होती है सोल प्रोप्राइटर में, यहाँ पे क्या है कि आप फंड रेजिंग इजीली अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। कंबाइंड नॉलेज में क्या है, पार्टनरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम डाइवर्स स्किल्स। और कंबाइंड नॉलेज का मतलब है कि यहाँ पे जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि जो ऑनर है उसकी लिमिटेड स्किल्स होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड नॉलेज, यानी कि उसके पास हर तरह की स्किल्स है। डाइवर्स स्किल्स का मतलब कि उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्किल्स अवेलेबल हैं, जिसको वो देखते हुए अपने जो है वो स्पेशलाइजेशन जो है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है फ्लेक्सिबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे दो लोग होते हैं तो दो लोग जो हैं वो इजीली डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हुए डिसीजन जो है वो थोड़े क्विक कर लेते हैं। लेस रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। लेस रेगुलेटरी कंट्रोल का मतलब है कि कुछ कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो किसी लिमिट तक होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल्स जो हैं वो नहीं होते इसमें, लेस होते हैं। इजी होता है आपके लिए, आप फोकस कर सकते हो अपने लॉज पे, रेगुलेशंस पे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी लॉज होते हैं उन पे फोकस कर सकते हो, और अपने जो रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं उनको कॉरपोरेशन से कम लेवल पे जो है वो रेगुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, इसमें अच्छा ये इसके डिसएडवांटेजेस आ गए हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। Unlimited liability, general partners face unlimited liability risk, personal assets of the business debts, liability, partnerships are optional to mitigate it। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि इसका ये डिसएडवांटेज है कि अगर आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होनी चाहिए ऑप्शन को मिटिगेट करने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से जो है उसको पार्टनर्स को आपस में चैलेंजेस आ सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस वेरी कर सकती हैं, और जो है डिफरेंस इन ओपिनियन, यानी कि आपने एक डिसीजन लेना था, उस डिसीजन के अंदर एक पार्टनर ने कुछ और कहा, दूसरे पार्टनर ने कुछ और कहा, आपकी डाइवर्सिटी आ गई है, यानी कि दो पार्टनर्स दो डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है बिजनेस जो डिसीजंस आपने लेने होंगे वहां पे थोड़ा सा जो है वो लैक आ सकता है। आ सकता नहीं बल्कि आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि ये डिफरेंस होगा जब ऑब्वियसली दो लोग हैं तो दोनों की अपनी अपनी ओपिनियंस होंगी, ऑब्वियसली दोनों की एक ओपिनियन तो हो नहीं सकती, हर इंसान की एक अलग ओपिनियन होती है।
तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन जो है वो आएगा, डिसीजन मेकिंग को ये अफेक्ट करेगा। रेजोल्यूशन चेंजेस, पार्टनरशिप इजी फॉर्मेशन थी, ठीक है, लेकिन जब आपने इसको डिसॉल्व करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें आपके शेयर वैल्यू, जो आप अगर एक पार्टनर छोड़ रहा है या एक पार्टनर डिसॉल्व करना चाह रहा है तो उसकी जो ट्रांसफर गाइडेंस है वो, और जो उनके सारे एग्रीमेंट्स हुए हुए थे बाइंग और सेलिंग के, वो सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी। कंपनी में सबसे पहले हम देखते हैं सोल ट्रेडर। फीचर्स क्या क्या है कंपनी की? फीचर्स हैं कि इंडिविजुअल जो है वो अपना ओन का बिजनेस कर रहा है, सोल ट्रेडर में हमने यही पढ़ा है। उस पे लॉ जो है उसको और उसके बिजनेस को सेपरेट रेकग्नाइज नहीं करता, वो उसको एक ही रेकग्नाइज करता है, ठीक है। पर्सनली लायबल होता है अपने डेट्स के लिए, जो उसने बिजनेस में जो भी चीजें सारी लगाई थी उसके लिए वो पर्सनली लायबल होता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप के अंदर इंडिविजुअल मतलब दो ही होंगे, ऑब्वियसली मिनिमम दो होते हैं जो अपने इस बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। पार्टनरशिप जो है वो बाय पर्सन इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय लॉ, ठीक है। पार्टनरशिप जो है जैसे उसमें एक पर्सन जो है वो रिकग्नाइज सेपरेट नहीं हो रहा, इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी एक सिंगल पर्सन बाय लॉ जो है वो रिकग्नाइज नहीं होगा। पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं, ज्वाइंटली आपने उनकी जो भी पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट के अंदर चीजें जो हैं वो मेंशन होती हैं या जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी गई होती हैं उसके लिए वो ज्वाइंटली लायबल होते हैं, यानी कि दोनों, अगर दो पार्टनर्स हैं तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर उसमें कोई प्रॉफिट है तो दोनों का प्रॉफिट है, अगर कोई लॉस है तो दोनों का लॉस है। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ये मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कंपनीज। व्हाट इज कंपनी? कंपनी, पहले हमने देखा सोल ट्रेडर, उसके बाद हमने देखा पार्टनर, तीसरी चीज है कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी। कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। कंपनी जब भी बनेगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे शेयर्स। शेयर होल्डर्स इसके ओनर्स होंगे, ऑर्डिनरी वो भी, ठीक है। और ये कंपनीज एक्ट 2017 के एक्ट में जो है वो प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोसेस वहां से क्रिएट हुआ था बेसिकली, कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। और कंपनी एक ऐसा लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ठीक है। कंपनी एक ऐसा लीगल पर्सन है जो ऑनर्स से सेपरेट है, यानी कि उसकी जो है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वो एक सेपरेट है फ्रॉम इट्स ऑनर्स। और कंपनीज आर मैनेज बाय डायरेक्टर्स, बेसिकली कंपनीज जो मैनेज कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे दो तीन तरह की कंपनीज को हम देखेंगे। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी। सेपरेट लीगल पर्सनालिटी क्या होती है? कंपनीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्संस, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने अदर पर्सन के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें एंटर होना है। उसके बाद कंपनी ओन इट्स ओन एसेट्स, यानी कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो सिर्फ कंपनी के ही हैं, ये नहीं कि उसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा। इसमें पर्सन एक डिफरेंट आइडेंटिटी है और कंपनी एक डिफरेंट है। इज पर्सनली लायबल टू पे द टैक्स ऑन इट्स इनकम, ठीक है। अ कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे द टैक्स ऑन इट्स इनकम। कंपनी जो है वो सोलली लायबल होगी टैक्स पे करने के, यानी कि जो प्रॉफिट्स के ऊपर जो भी सारा टैक्स होगा उसको लायबल होगी कंपनी पर्सनली। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो ऑनर्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपके पास आ रहा होगा, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। Owners of a company for the debts of the company is limited to amount of their investment in the company, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है वो क्या है? लिमिटेड टू द अमाउंट इन द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन क्या होती है? बेसिकली लीगल पर्सन own shares in a company
इवन अनदर कंपनी कैन ओन शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे एक लीगल पर्सन ओन करता है शेयर्स को कंपनी के अंदर, ठीक है, और दूसरी कंपनी के शेयर्स को भी ओन करता है। दूसरा पॉइंट है शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स ऑफ ओनरशिप टू द कंपनी टू समवन एल्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स होंगे वो भी ट्रांसफर हो सकेंगे। तीसरे नंबर पे है कि इट डज नॉट अफेक्ट द लीगल स्टेटस एंड लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कि इसकी कोई लीगल जो स्टेटस है उस वो अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि परपेचुअल सक्सेशन के अंदर ट्रांसफरशिप, जब ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है तो उसका लीगल स्टेटस पे या लीगल एग्जिस्टेंस के ऊपर कंपनी की कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिट अनअफेक्टेड बाय चेंजेस, यानी कि अगर कंपनी की ओनरशिप जो है वो चेंज भी हो रही है या ट्रांसफर हो रही है किसी अदर पर्सन को, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमारे पास कंपनी की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है प्राइवेट कंपनी। अब सबसे पहले हम प्राइवेट कंपनी को ही देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी होती है उसमें दो तरह, एक कंपनी आती है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि एक सिंगल मेंबर है जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है। इन अदर कंपनीज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड इज एडेड टू द नेम। इसमें इस कंपनी के अंदर उस कंपनी के जो नेम है उसके साथ सिंगल एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ऐड किया जाएगा। अदर प्राइवेट कंपनीज कौन सी होती हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 50 जॉइंटली होल्ड द शेयर्स शेल बी काउंटेड एज वन, यानी कि 50 मेंबर्स के जो शेयर्स हैं वो जॉइंटली काउंट होंगे वन। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स, right to transfer the shares by its members save as otherwise provided in act, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स है मेंबर्स को वो एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू जनरल पब्लिक फॉर इट्स डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल। अच्छा, ये इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, इनविटेशन होगी, सब्सक्रिप्शन होती है जैसे बेसिकली आपने एक जिम की सब्सक्रिप्शन ली होती है या कुछ लोगों ने किसी क्लब वगैरह की सब्सक्रिप्शन ली होती है, तो यहाँ पे जो जनरल पब्लिक के शेयर्स या डिबेंचर्स होंगे वो इनविटेशन होगी सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। लिमिटेड कंपनीज और कॉरपोरेशंस बेसिकली स्टॉक होल्डर्स, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, सॉरी। स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टॉक होल्डर्स बेसिकली ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक हेल्ड, होल्डिंग द स्टॉक ऑफ शेयर्स, यानी कि जो शेयर्स का स्टॉक होता है उसको होल्ड किया होता है जिन्होंने, उनको बेसिकली स्टॉक होल्डर्स कहते हैं। और उनके पास राइट होता है डिविडेंड, ऑनरशिप ट्रांसफर और वोटिंग, ठीक है। तो ये होते हैं स्टॉक होल्डर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स बेसिकली स्टॉक होल्डर्स इनको इलेक्ट करते हैं टू गवर्न द कॉर्पोरेशन, यानी कि ये इलेक्टेड होते हैं, इनको इलेक्ट किया होता है स्टॉक होल्डर ने। स्टॉक होल्डर्स वो लोग हैं जो ऑनर्स होते हैं और ऑनर्स ने अपने काम के लिए स्टेक होल्डर्स ने इलेक्ट किया होता है डायरेक्टर्स को, ठीक है। तो डायरेक्टर्स बेसिकली कंपनी जो रन कर रहे होते हैं वो डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं? सेट गोल्स और ओवरसी ऑपरेशंस। उसके बाद तीसरी चीज है मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट ऑफिसर, सीईओ या जो सीएफओ होते हैं, हायर्ड बाय बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द कॉर्पोरेट गोल्स। अच्छा, यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या काम होता है? कॉर्पोरेट ऑफिसर्स जो हम सीईओ या कंपनीज में सीएफओ वगैरह होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कॉर्पोरेट के गोल्स को अचीव करना। एडवांटेजेस क्या होते हैं? कंपनीज के एडवांटेजेस होते हैं रिसोर्स कॉम्बिनेशन, यानी कि corporations merge financial and human resources for the growth and profitability। रिसोर्स कंबाइन किए जा सकते हैं, यानी कि आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं और ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है, इनकी इफेक्टिवनेस के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी थी और आपका विद द टाइम आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा
एक्सप्लोर हुआ और आपका बिजनेस जो है वो एक अच्छी रनिंग पोजीशन में चला गया, तो आपने क्या किया, आपने एक डिपार्टमेंट, जैसे आपने एक लाहौर ऑफिस था, आपने अब एक कराची में हेड ऑफिस खोला, ठीक है। आप खुद जो है वो हेड ऑफिस में बैठ रहे हैं, और जो आपके लाहौर ऑफिस है और अब एक कराची ऑफिस है, ठीक है। कराची ऑफिस के अंदर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, यही 3 डिपार्टमेंट्स लाहौर ऑफिस में भी हैं। अब रिसोर्स कंबाइन करने का मतलब है कि आप लाहौर ऑफिस वाले भी मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, इनके ऊपर भी एक एक डायरेक्टर होगा, और जो है आप जो कराची ऑफिस है वहां पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इनकी जो एबिलिटीज होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, इनको कंबाइन करने के लिए आपने एक मर्ज फाइनेंशियल और रिसोर्स जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक जो है उसको कंबाइन कर दिया है कि आपके जो फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आपकी ग्रोथ के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपने अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंबाइन करती है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि ऑनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होना एक अच्छा साइन है, क्योंकि उनकी जो अमाउंट स्टॉक में पड़ी है वो प्रोटेक्ट रहती है, यानी कि उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑनरशिप जो है वो इजीली ट्रांसफर हो जाती है, इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है, और इजीली शेयर जो है वो भी सेल हो जाते हैं। अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ में है कि कॉर्पोरेशंस हैव अनलिमिटेड लाइफ अनअफेक्टेड बाय ऑनर्स चेंजेस एंड विड्रॉल्स, यानी कि अनलिमिटेड लाइफ होती है कॉर्पोरेशंस में, ऑनर्स की अनअफेक्टेडनेस, कोई विड्रॉल कर रहा है, कोई भी उसमें कोई चेंजेस कर रहा है तो उससे जो है ना कोई उसकी लाइफ में कोई चेंज वगैरह नहीं ऐसा चाह रहा था। टैक्स की जो डिडक्शंस हैं, सर्टेन टैक्स डिडक्शंस होती हैं रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम जो होती है उनकी वो रिड्यूस हो जाती है। फाइनेंशियली अट्रैक्शन, फाइनेंसिंग अट्रैक्शन, जब उनके अंदर एबिलिटी होती है कि इनके अंदर ज्यादा एबिलिटी होती है टू रेज द फंड्स, ठीक है, ये अपने शेयर्स को सेल कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को, और जो है एक्सपेंशन जो है ना इसमें सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में जो हम पढ़ रहे थे ना उसकी बजाय इनमें जो है ना वो अट्रैक्शन इन्वेस्टर्स की तरफ से या अपने सेलर्स वो शेयर्स को जो है वो सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी फंड रेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी फाइनेंशियल जो है वो अट्रैक्शन होती है इनमें। लिमिटेड कंपनीज फॉर कॉर्पोरेशन, अच्छा इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डबल टैक्सेशन होता है, ऑब्वियसली आप जब इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट्स जो है वो पे कर रहे होते हो तो कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका टैक्स जो है यहाँ पे टैक्सेशन आपकी डबल हो जाएगी, ठीक है। और कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द मल्टीपल स्टेप्स incurring the substantial cost और formation involves लाइसेंस फी और लीगल एंड अकाउंटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि इनकी जो रजिस्ट्रेशन है, इनकी जो लाइसेंस फी है, लीगल और अकाउंटिंग जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, यानी कि कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे काफी चीजें जो है वो अफेक्ट हो रही हैं। गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रूल्स को रिस्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कंपनीज में, एज जो है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। कंपैटिटिव डिसएडवांटेज ये है कि पब्लिश द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मे गिव द कंपैटिटर्स ऑन एडवांटेज एंड कंप्लायंस इन रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट्स ऑन इम्पोजेस द कॉस्ट। कंपैटिटिव डिसएडवांटेज क्या है, पब्लिश हुई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, टू गिव द कंपैटिटर ऑन एन एडवांटेज एंड कंप्लायंस विद रिपोर्ट्स रिक्वायरमेंट इम्पोज की जाती है कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि आपको इसमें काफी ज्यादा जो डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़े ह्यूज लेवल के आएंगे, क्योंकि ये कंपनी है और कॉरपोरेशन है। अब इसको हम एक समराइज अगर करके देखें तो उसमें समरी में यह आएगा कि सोल प्रोप्राइटर में क्या था, इजी और लो कॉस्ट हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या था, पार्टनरशिप में यह था कि इजी फॉर्मेशन है, रिलेटिवली लो ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट के ऊपर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑनर्स होती है इसमें, सीक्रेसी, अभी एक बच्चे ने सीक्रेसी पूछा हुआ है, सीक्रेसी सोल प्रोप्राइटर में काफी ज्यादा होती है, यानी कि जितने भी सीक्रेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के अंदर जो भी सारे मामलात हैं, आपके कंट्रोल्स हैं या जो भी चीजें हैं, वो आप उसका जो भी सारा सीक्रेट है वो सारा कंट्रोल आपके पास है, ठीक है, जो ऑनर के पास है।
जबकि यहाँ पे जो आप पार्टनरशिप में देखो तो पार्टनरशिप के अंदर हाई एबिलिटी टू रेज द फंड्स ड्यू टू मोर ओनर्स, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई भी एक कंट्रोल है और वो कंट्रोल वीक है और कोई भी ऐसा सीक्रेट था, तो वो सिर्फ एक पार्टनर तक नहीं रहेगा, वो डिफरेंट पार्टनर्स को भी पता होगा। ठीक है, तो उसमें हायर एबिलिटी टू रेज द फंड्स ड्यू टू मोर ओनर्स। और एज ऑफ ट्रांसफरशिप, ट्रांसफरिंग ऑनरशिप, इसमें ये है कि ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर हो सकती है। तीसरे पॉइंट पे आए तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट्स सोलली बाय ऑनर, इसमें ऑनर जो है वो सोलली जो है वो सारे प्रॉफिट्स का जो है वो हकदार है। और यहाँ पे जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि कंबाइंड होता है, नॉलेज कंबाइंड है, सारी स्किल्स कंबाइंड है, हर चीज मर्ज है, यानी कि जितना प्रॉफिट जो जो चीजें उससे मिल रही हैं वो सारी स्किल्स जो हैं वो उनकी सारी कंबाइंड होती हैं, उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज भी कंबाइंड होता है। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अनलिमिटेड लाइफ कॉन्टिन्यूटी ड्यू टू लैक ऑफ ऑनरशिप डिपेंडेंसी। ठीक है, अब ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल जो है वो सोल प्रोप्राइटर के पास है, यानी कि ऑनर के पास है। और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, क्योंकि पार्टनर्स के पास ये फ्लेक्सिबल होता है कि आप डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें, क्योंकि उनके पास दो पार्टनर्स होंगे, ओपिनियंस दो होंगे, तो आप अपने डिसीजन को करने में थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास दो ओपिनियंस आ गए, उनमें से जो बेटर लगेगा वो आप फर्दर आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकोगे। टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे थोड़ी ज्यादा होती हैं, तो इस चीज को भी आपने देखना है। ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के लिए जो है वो बहुत इजी सीन होता है, कोई इतनी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको फॉलो करने का वो नहीं होता, यानी कि आप पाबंद नहीं होते। यही वाला कंट्रोल पार्टनरशिप में भी एज इट इज ही होता है, बस थोड़ा सा अप टू सम एक्सटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द फंड्स अलाउज द ग्रोथ। अच्छा, कॉर्पोरेशन के अंदर क्या है, कॉर्पोरेशन के अंदर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द फंड्स, और फंड्स आप जितने ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ जो है ना वो आपकी यकीनी होगी। इसमें लोअर टैक्सेशन होती है, और जो पार्टनरशिप है उसके अंदर इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली पर्सनल इनकम ऑफ ईच पार्टनर, ये बेसिकली टैक्स जो है वो पर्सनल इनकम के ऊपर हर पार्टनर के डिवाइड होता है। और एबिलिटी टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयज विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल के अंदर आप लोग एबिलिटी होती है कि आप लोग जो है अपने एम्प्लॉयज को विद स्पेशलाइज्ड स्किल, यानी कि जिसकी जिस डिपार्टमेंट के अंदर स्किल्स है उसके अंदर आप उसको अपने एम्प्लॉयज को जो है वो अट्रैक्ट कर सकें। डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ, डिसएडवांटेजेस की तरफ अब आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, सोल प्रोप्राइटर का था अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, फंड रेजिंग में डिफिकल्टी होती है, लिमिटेड स्किल्स होती हैं, अगर एक बंदे की हेल्थ इश्यूज हैं या वो बीमार है तो वो उसे कंटिन्यू नहीं करेगा तो उसका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो आता ही नहीं है अपने बिजनेस पे और उसको इतनी ज्यादा इलनेस है कि वो उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई और उसको स्टार्ट कर नहीं सकता, क्योंकि वो सोल मतलब सोल प्रोप्राइटर था, ओनर था, हर चीज उसके कंट्रोल में थी। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, ये बेसिकली लिमिटेड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज की वजह से ये डिफिकल्टी आती है कि आप क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को आपको फाइंड आउट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो शेयर होना है, और जो आपकी रेजोल्यूशन का टाइम होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, जैसे हमने पीछे भी डिसएडवांटेजेस में डिस्कस किया था, तो इसके अंदर डिफिकल्टीज आती हैं। और इसके अलावा पोटेंशियल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि पार्टनर्स के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, और जो इनकी ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर्मेशन के अंदर आपको कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, हाई कॉस्ट पे होती है, और टैक्स जो है वो आपको डबल पे करना पड़ता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स के ऊपर। और रेगुलेटरी कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जितना रेगुलेटरी कंट्रोल कम था सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में, कॉर्पोरेशन में उससे बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कॉर्पोरेशन के अंदर हाई रेगुलेटरी कंट्रोल होता है। ये थी सारी चीजें। अब अगर हंजिला आप सुन रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको अभी भी सीक्रेसी में कुछ समझना है या आपको क्लियर हो गया है।
मुझे प्लीज चैट में बता दो। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? हंजिला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? चलें, अभी हम जो है वो 10 मिनट्स का ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 3। ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और हम जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके जो चैप्टर 2 के नोट्स हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को उसमें कोई इशू आए तो आप लोग ग्रुप में भी जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है। मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। 1 मिनट। सब लोग अवेलेबल हैं? चैप्टर 3 स्टार्ट करें। आप सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन हजरात अवेलेबल हैं? हम क्लास स्टार्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस की हमने डिफरेंट तरीके से इसको जो है वो देखना है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योरल टाइप है, फंक्शनल टाइप है, डिविजनल टाइप है। ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा एक स्ट्रक्चर जिसमें लिखा हुआ है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने रेंट पे शॉप ली है। ठीक है। ग्रोसरी की। अब ये एक शॉप है, ये जो ये है बेसिकली। ठीक है। एंटरप्रेन्योरल टाइप बेसिकली होती क्या है? एंटरप्रेन्योरल टाइप बेसिकली ये होती है कि जिसमें समझ लें आप जैसे सोल प्रोप्राइटर पढ़ रहे थे ना आप, हम इसको यहाँ से समझते हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है हमने। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से समझते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे जो है वो डेवलप होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप होता है, ये एक ऐसी फॉर्मल अरेंजमेंट होती है जिसमें हर एक को उसकी एक्टिविटीज और टास्क जो हैं वो फॉर्मली डिवाइड किए जाते हैं और उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए वो एक अपना काम कंप्लीट करते हुए एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है?
इसका पर्पस ये होता है कि जब आप काम डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उनकी जॉब स्पेसिफिक और उनका डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, जब वो उस काम को उसके अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग उनको पता होगा कि भाई ये हमारा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये असाइन काम किए गए हैं, ठीक है, और ये हमारे यूनिट्स हैं, हम इस बंदे को रिपोर्टेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ऑनर है, ठीक है, ऑनर ने अपने नीचे एक डायरेक्टर जो है वो स्ट्रक्चर में जो है वो एक ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब जो उसने स्ट्रक्चर के अंदर एक डायरेक्ट जो है बंदा अपॉइंट किया हुआ है, उसकी ये जॉब स्पेसिफिक है, यानी कि उसकी ये जॉब है कि उसने इस चीज को सुपरवाइज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब जब वो अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे सुपरवाइज कर रहा होगा, तो ओके है, उसका डिवाइड काम ये हुआ था, उसको ये काम मिला हुआ था, उसकी ये ड्यूटी थी, उसकी ये एक्टिविटी थी, जो उसको टास्क मिला हुआ था, ओके है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्स्ट चीज है वो है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनर अपने सारे डिसीजन जो है वो खुद से लेता है, किसी को भी काम डेलीगेट नहीं करता, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरल के ऊपर कोई फॉर्मल मैनेजमेंट नहीं होती, कोई उसके ऑपरेशन जो है बिल्कुल सिंपली और जो है वो एक्टिविटीज होती हैं, कोई उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और जो चीजें हैं सारी वो अ, उसके सारी कंट्रोल में होती हैं, ठीक है। और ऑपरेशंस और जो भी चीजें होती हैं वो सारी सिंपल होती हैं, एंटिटी उसको खुद ही छोटे मतलब प्रोडक्ट्स, स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑनर है, उसने सारी चीजें अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, उसने किसी को काम डेलीगेट नहीं करना, सारे काम खुद करने हैं। बेसिकली एंटरप्रेन्योर जो होता है वो, उसकी कोई फॉर्मल मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। एक बहुत ही इजी सिंपल वे से जो है वो अपने ऑपरेशन का प्रोसेस को देख रहा होता है, ठीक है। आप इस डेफिनेशन पे अगर देखो कि एन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर इज इनएप्रोप्रिएट व्हेन एन एंटिटी इज द अर्लियर फेज ऑफ इट्स लाइफ, यानी कि उसने बिल्कुल ही अर्ली फेज ऑफ लाइफ के अंदर उसने ये काम स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा एंटरप्रेन्योरल, तो वो आगे एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर उसके लिए फिर इनसफिशिएंट हो जाएगा, फिर उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब उसे और चीजों की जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद हम जाएंगे फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली चीज है एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर सबसे पहले आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने सारे डिसीजंस को देख रहा है, किसी को काम डेलीगेट नहीं कर रहा, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद देख रहा है, इजी प्रोसेस है, सिंपल है, सारी चीजें देख रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल अर्लियर फेस है उसका। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ उसका बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट होगा, उसको और चीजों की जरूरत होगी, उसको स्ट्रक्चर के अंदर और एम्प्लॉयज की और चीजें सारी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर जो है उसके लिए इनसफिशिएंट होता जाएगा, तब वो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफरेंट मैनेजर्स के ऊपर जो है ना, वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो उनको अलॉट किए होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनके इनके स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। अब ये सारी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है। इस वाले पर्सन ने जो है वो प्रोडक्शन का काम देखना है, इसने मार्केटिंग, अकाउंट्स और इसने ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब हर जो भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा ना उसका अपना स्टाफ होगा, ठीक है। इसको हम आगे जाके देखते हैं। इसमें और भी डिपार्टमेंट्स ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट ऐड हो सकता है। जो भी चीजें होंगी वो सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग जो है वो स्टाफ अपॉइंट होगा, उसकी अलग एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तीसरी चीज है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिवीजन क्या होती है, मतलब बेसिकली उसने डिवीजन के ऊपर उसको एलोकेट करना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब जैसे जैसे उसका काम चलना स्टार्ट हुआ, तो उसका जो है बिजनेस ग्रो हुआ, वो फंक्शंस की तरफ आया। अब जब वो फंक्शंस की तरफ आया तो उसके बाद उसको लगा कि अब मेरा काम इस तरह का हो गया कि मुझे जो है अब मैं इसको जो है, मेहरान की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप में, इसका लिंक भी शेयर हो जाएगा, ठीक है।
डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है। और ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अब ये उसको लगा कि मैं इसको जो है, मेरा एक लाहौर डिवीजन के अंदर एक ऑफिस है, ठीक है। तो मैं जो हूँ इसको अब कराची डिवीजन में भी इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। काम उसका यही था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और अकाउंट्स। कराची में भी सेम था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि अब ऑनर जो है वो लाहौर से कराची हेड ऑफिस में शिफ्ट हो गया, ठीक है। कराची हेड ऑफिस में इसने शिफ्ट कर लिया, ठीक है। लार्ज कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड, जो डिफरेंट लार्ज कंपनीज होती है ना, वो बेसिकली डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ना, वो डिवाइड की जाती हैं, उनकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, एक ब्रांड है एथनिक, ठीक है, उसकी एक ब्रांच लाहौर में होगी, एक ब्रांच होगी कराची में, ठीक है, एक ब्रांच होगी उसकी किसी और शहर में। अभी फिलहाल हम अगर उसकी बात करें, तो हम देखें कि उसने उसको डिफरेंट और जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। काम, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अकाउंट्स वो भी वही कर रहे हैं, कराची वाले भी वही कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि डिफरेंट और जोग्राफिकल एरियाज में उसने डिवाइड कर दिया, लाहौर में कर दिए, कराची में कर दिए, तीसरा यहाँ पे फैसलाबाद कर लेते हैं, ठीक है। और उसके भी सीधा 4 डिपार्टमेंट्स हो गए, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस। सॉरी, 4 नहीं, 3, ये 3 डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। अब होगा ये कि यहाँ पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में उसने डिवाइड किया है इसको। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, तो उसने डिफरेंट काम जो है उसकी, एक कोई उसके पास टीवी भी है, उसके पास फ्रिज भी है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स होंगे उसके पास, जो हैं वो डिफरेंट कूलर्स होंगे उसके पास, वाटर डिस्पेंसर्स होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना, उसको डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अलॉट होंगे। डिफरेंट कस्टमर्स भी होंगे, जैसे वापडा है, ठीक है, वापडा के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वापडा के पास जो चीजें हैं वो और होंगी, और कंज्यूमर यानी कि होम बेस्ड जो होते हैं, यानी कि जो घर वगैरह में जो वापडा का होता है, वहां पे ये डिफरेंट होगा, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, यानी कि लैंडिंग का, बैंक्स के अंदर बैंक में कोई लोन वगैरह या फाइनेंसिंग वगैरह की जो एक्टिविटी है उसके लिए एक सेपरेट होगा, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरेगा, ठीक है। हर डिवीजन जो है ना उसका फंक्शन इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि हर किसी का डिपार्टमेंट, हर किसी का फंक्शन जो है वो एक दूसरे से अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनर था, ठीक है, उसका एक ऑफिस है लाहौर में, एक है कराची में, एक है इस्लामाबाद में, ठीक है। उसके 4 डिपार्टमेंट्स है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, अकाउंट्स और प्रोडक्शन। इसी तरह 4 डिपार्टमेंट्स कराची में भी हैं, इसी तरह 4 डिपार्टमेंट्स जो है वो इस्लामाबाद में भी हैं, ठीक है। अब काम तो वो सारे एक कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे टीम अपॉइंट होगी, ये किसको रिपोर्टेबल होगी? ये रिपोर्टेबल होगी अपने जो मैनेजर होगा, या उसको, यहाँ पे अपने मैनेजर को, यहाँ पे डायरेक्ट वो जाके ऑनर को नहीं कंप्लेन करेंगे, उनको कोई भी इशू आएगा तो वो अपने मैनेजर के पास फर्स्टली जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट जगहों में काम कर रहे हैं और टाइम भी तो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोग, इतनी आप लोगों के पास वो हो टेक्निकल एक्सपर्टीज के, आप जो है काम करके जो है, आपको जो आपका ऑनर है वो आपकी स्किल्स की बेस पे उठा के अपने साथ हेड ऑफिस में ले जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो मार्केटिंग का बंदा था, उसने यहाँ पे ऑनर ने करवाया एक कंपटीशन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का। अब जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, इन तीनों में कंपटीशन हुआ। इसी तरह एचआर का एचआर के तीनों में हुआ, और अकाउंट्स का अकाउंट्स के तीनों में हुआ। जैसे इन लोगों ने जो है तीनों में से जो जो, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल ए जो था ना, जो इस लाहौर ऑफिस का था, तीनों में से ए को उसने उठा के हेड ऑफिस भेज दिया, ठीक है। इसी तरह एचआर में से फॉर एग्जांपल कराची का था, उसने उठा के उसे हेड ऑफिस भेज दिया। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का था, वो उसने उठा के उसे भेज दिया है
से भी हेड ऑफिस भेज दिया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि अब अगर वो एक ही काम कर रहे थे, सारे डिफरेंट डिवीजन्स में कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करके जो जिसकी एक्सपर्टीज थी, यानी कि यहाँ पे एक ही ज्यादा एक्सपर्टीज थी मार्केटिंग में, वो उठा के उसने, यानी कि जितनी एक्सपर्टीज थी वो सारी उसने एक्सपर्ट्स को उठा के हेड ऑफिस में सेट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है a structure in which there is no one, there is more than one line of reporting manager, ठीक है। अब मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं और 3 डिवीजन्स हैं, ठीक है। अब 3 डिवीजन्स में अगर प्रोडक्शन वाले को कोई इशू होगा तो वो अपने मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर आगे ऑनर से बात करेगा, ये नहीं कि वो डायरेक्ट अपने ऑनर से बात करेगा, नहीं। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात करेगा, हेड अपने ऑनर से डिवाइड मतलब डिस्कशन करेगा। इसी तरह बी का सेम, सी का और डी का। ये है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ रिपोर्टिंग मैनेजर्स हो, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ एक सुपरवाइजर को नहीं, एक से ज्यादा सुपरवाइजर्स को जो है वो रिपोर्ट करना हो, इसे कहते हैं मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसकी 2 टाइप ऑफ मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। एक डिविजनल मैनेजर्स होते हैं और एक उसमें होते हैं हमारे ऐसे मैनेजर जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। वो है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी या मिस्टर ए। जो अपने सब्जेक्ट के अंदर जिनकी एक्सपर्टीज ज्यादा थी उनको उन्होंने हेड ऑफिस में शिफ्ट कर दिया था, वो लोग जो हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग्स और अपने टेक्निकल इश्यूज, जितने भी टेक्निकल इश्यूज होंगे जो फंक्शनल मैनेजर, वो ये देखिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये आप देख सकते हो। मिस्टर ए था, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ये डिपार्टमेंट से इशू करके देखा था कि मिस्टर बी जो है आपके में डिपार्टमेंट के अंदर समस्या हेड ऑफिस में शुरू, ये वो वाले लोग हैं ये डिसीजन मेकिंग और टेक्निकल इश्यूज के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर कैन ऑब्वियसली अराइज। अच्छा, डिविजनल मैनेजर जो है वो want to do the things fast and marketing manager might not। अच्छा, अब जो एडमिन मैनेजर होगा ना वो शायद बाकी चीजें भी देख रहा हो, लेकिन का है एक्सपर्ट होगा ना इसके अंदर वो एक्सपर्ट की होगी ना, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर आप सीए हो, अगर आप एक प्रोफाइल में सीए का तो बढ़िया तो क्या आप इस बात की देख रहे हो तो शायद से अगर आप एक और क्या आप जो है वो उसको देख रहा हो, डिविजनल मैनेजर की चीजों को देख रहा हो। अच्छा, यहाँ पे बोथ कैन पुट द एम्प्लॉयज अंडर सम प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे दोनों डिविजनल भी और फंक्शनल भी, दोनों मैनेजर जो हैं अप टू सम एक्सटेंट पॉइंट ऑफ अंडर प्रेशर और by seeing it,
मैट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो अथॉरिटी और कमांड आपको मिलती है वो परमानेंट होती है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट होती है, जबकि मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वो चाहे आप जैसे भी करो, ठीक है, काम होना चाहिए। बजाय इसके कि आप कहो उसको ये कहो कि अब आ रही है वॉइस वहां पर, अब आ रही है तब भी मंजिला कौन सा पॉइंट रिपीट करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला या पीछे से भी? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो टाइप ऑफ मैनेजर्स के अंदर डिवाइड होती हैं, ठीक है। एक है कि आप डिविजनल मैनेजर हैं। डिविजनल मैनेजर क्या होता है कि आपके तीन, ये डिविजनल मैनेजर हैं, ये तीन, ये डिविजनल मैनेजर्स हैं, ठीक है। डिविजनल्स ये हैं और ये उनके मैनेजर्स हैं, ठीक है। अब डिवीजन मैनेजर्स जो हैं वो अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, ठीक है, डिविजन्स के अंदर। जबकि एक फंक्शनल मैनेजर जो होता है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टेक्निकल इश्यूज देख रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टेक्निकल इशू कैसे, एक टीचर है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसकी एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में होंगी ऑब्वियसली वो वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा, उसके जितने भी टेक्निकल इश्यूज होंगे वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप एक टीचर का काम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे को कह दो कि मुझे ये टेक्निकल इशू आ रहा है, मुझे इस टॉपिक के अंदर ये चीज समझ नहीं आई, तो क्या वो आपको समझा पाएगा? नहीं। वो आपको उस, शायद वो बता भी दे लेकिन वो उस लेवल पे नहीं समझा पाएगा जो कि एक फंक्शनल मैनेजर का काम है, कि उसकी एक्सपर्टीज ही इस चीज में है कि उसने टेक्निकल इश्यूज को देखना है, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड जो टेक्निकल इश्यूज है उसको देखना है। तो वो एट द सेम टाइम फंक्शनल मैनेजर जो है वो ये डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छे से कर सकेगा टेक्निकल इश्यूज की बजाय इसके कि आप ये काम डिविजनल मैनेजर को दो। अंजिला क्लियर है? और इसके बाद हम देखते हैं कि डिविजनल मैनेजर जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर को अगर आप फॉर एग्जांपल ये कह दो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो या मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो, तो माइट भी वो रिफ्यूज करते हैं, ठीक है, और वो कहे कि मेरा ये काम नहीं है, ये दूसरे डिपार्टमेंट का यानी कि ये डिविजनल मैनेजर का काम है, आप ये उसे दे दें। ये लिखा हुआ है ये वाला पॉइंट। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, जो मेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपके पास अथॉरिटी और कमांड होती है वो परमानेंट होती है, जबकि आपका जो प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्टल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर ये चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं। क्लियर है अब आप दोनों को? मापारा आपको समझ आ रही है? अब वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा? ओके। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि ओवरऑल मैट्रिक्स जो है उसमें कम्युनिकेशन को इनकरेज किया जाता है, प्लस इस चीज को देखा जाता है कि भाई काम होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या चाहे डिविजनल लोग कर रहे हैं, बस काम होना चाहिए। रादर देन ईच मैनेजर डिफेंडिंग इस पोजीशन, यानी कि वो मैनेजर ये ना कहे कि ये मेरा काम नहीं है, उस मैनेजर का काम है, सिर्फ गेटिंग जॉब डन, मतलब काम होना चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन को इनकरेज करता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के की एलिमेंट्स क्या हैं? आउटसोर्सिंग ऑफ फंक्शंस, एंटिटी दैट डज नॉट कैरी आउट ऑपरेशंस इटसेल्फ, ठीक है, वो ऑपरेशंस जो एक
जो एंटिटी होती है वो खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है, जैसे कि उसके पास एक्सपर्टीज है, लेकिन उसने अगर कोई नया काम, फॉर एग्जांपल आपको कोई आपकी एक फर्नीचर की जो है वो शॉप है, वहां पे आके आपको फर्नीचर की शॉप के अंदर आपका काम है कि आप बेड वगैरह जो है ये इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा आके आपको ये कहे कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक टेबल चाहिए, इस तरह का टेबल चाहिए और इतनी कुर्सियां चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे भाई हम तो सिर्फ बेड का काम करते हैं, हमारी तो एक्सपर्टीज उसमें है, ठीक है। आप उसको ना नहीं करोगे, ऑब्वियसली उससे आपको एक नजर आ रहा होता है कि वो बड़ा काम है, या वो उससे आपको एक प्रॉफिट नजर आ रहा होता है, ठीक है। आप उसे कहोगे अच्छा भाई ठीक है। आप मार्केट में देखोगे उस चीज का कोई एक जो एक्सपर्ट पर्सन होगा, आप उससे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, उसके साथ डील वगैरह करोगे, उसके साथ डील करके आप ये काम, ये फंक्शन आउटसोर्स कर दोगे, यानी कि वो ऐसा काम जो आप अपनी उसमें नहीं कर रहे, अपनी एंटिटी में नहीं कर रहे, जो कि आपने ये काम किसी को डेलीगेट कर दिया, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को डेलीगेट कर दिया, उसको कहेंगे आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। रीजंस क्या होंगी? आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज उसमें नहीं है, ठीक है। ये जैसे भी मैंने बताया कि फोकस्ड जो आपका काम है उसके अंदर आपकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, बंदे ने आपको आके आपकी फर्नीचर शॉप के ऊपर ये कह दिया कि मुझे ये नहीं एक और चीज चाहिए जो आपकी उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस में नहीं आती, ठीक है, वो आप डेलीगेट कर दोगे, यानी कि आउटसोर्स कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, एंटिटीज वुड आउटसोर्स द वर्क टू एंटिटीज कोर कॉम्पिटेंस, ये ऐसे बंदे को आउटसोर्स किया जाएगा जिसकी इसमें कोर कॉम्पिटेंस होगी, यानी कि वो उसकी एक्सपर्टीज ही इस चीज में होगी। मार्केट से ऐसा बंदा लोगे तो उसको ऐसे बंदे को काम डेलीगेट करोगे जिसकी कोर कॉम्पिटेंस ही वही होगी जो आपके क्लाइंट की डिमांड थी, ठीक है। आउटसोर्स वर्क माइट रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड स्किल्स होना जरूरी है जो उस बंदे के पास है, और जो आपके एंटिटी के अंदर उस फंक्शन से रिलेटेड आपके एंटिटी के अंदर वो चीज मौजूद नहीं है, वो आप उस बंदे को जो दोगे जिसके पास एक एक्सपर्ट स्किल्स होंगी, ठीक है, यानी कि स्पेशलाइज होगा वो इस चीज में। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? लैक ऑफ कंट्रोल होगा, कि आपने एक बंदे को काम डेलीगेट किया, ठीक है, ऑब्वियसली वो आपकी एंटिटी में ये काम नहीं कर रहा, वो बाहर बैठ के कर रहा है, तो ये आउटसोर्स एक्टिविटी का एक प्रॉब्लम ये होगा कि लैक ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल। उसने सामान ज्यादा लिया, कम लिया, जो भी किया उसने आपके सामने नहीं किया, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रोल है। सेकेंड चीज, कोई भी चीज गलत हो गई, ठीक है, जैसी आपको कस्टमर ने बताई थी, या जैसी उसने डिमांड की थी आपसे, या जैसी उसने आपसे एक्सपेक्टेशन की थी, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो इसके अकॉर्डिंग वो बंदा जिसको आपने आउटसोर्स किया हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा या आप होगे? हम होंगे, ठीक है, क्योंकि ये काम क्लाइंट से हमने लिया था, उस पर्सन ने नहीं लिया था, उसको तो हमने आउटसोर्स किया, ये काम हमने लिया था, तो इसकी सारी परफॉर्मेंस, इसमें कुछ खराबी हो जाए, कोई मसला हो जाए, हम उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, तो वो काम जो है, इसमें फ्रीलांसर नहीं आता। मैं ये बता रही हूँ कि जो चीज, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो आपने आउटसोर्स किया हुआ था, फ्रीलांस नहीं आएगा हंजिला इसमें, ये फ्रीलांस की चीज नहीं है। ये आप इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो ना, कि आपकी एक शॉप है, ठीक है, आप उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, क्लाइंट ने आपको आके ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर दिया है वो आपकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, आप उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहे। क्लाइंट को ये पता था कि फर्नीचर का काम कर रहा है, क्लाइंट को ये नहीं पता कि फर्नीचर के अंदर वो क्या क्या चीजें बना रहा है, ठीक है। अगर उसने आपको दिया है काम, और ये जो मैं आपको गो रॉन्ग वाला काम बात बता रही हूँ वो ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो क्लाइंट ने आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई थी, उसने आपको ऑर्डर दिया कि ये चीज इस तरीके से आपने बनानी है, आपने उससे ऑर्डर रिसीव आपने किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपने जिसको डेलीगेट किया है काम, वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर कोई चीज उसमें खराब हो जाए या कोई चीज गलत बना दे या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बाद में क्लाइंट कहेगा कि मैंने तो भाई आपको काम दिया था, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उससे बताते कि इसको किस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। तीसरी चीज, रिलेशनशिप विद सप्लायर भी खराब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आउटसोर्सिंग का एक स्ट्रक्चर समझाया गया है, आपको मैं ये बताती हूँ। एक ब्रांड था, चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, हम अभी फर्नीचर की ही एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे, तो इसी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चेयर्स मैन जो है वो एक आउटसोर्स पर्सन है, एक्सटर्नल आउटसोर्सिंग ये है
कि हमने उसको इतना ऑर्डर दिया है, ठीक है, और उसको टाइम बता दिया कि भाई आपने हमें इतना करके देना है। उसके अंदर अब जो भी चीजें सारी होंगी, वो चीज की जो भी कॉस्ट होगी वो सारी ब्लैक, इसमें ये आएगा कि कंट्रोल हमारा नहीं है, वो जो चीजें उसमें यूज कर रहा है वो हम हमारे सामने नहीं ले रहा, ठीक है। तो इस टाइप के जो है उसमें इफेक्ट आ सकते हैं। और इसमें आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि कारपेंटर होता है, ठीक है, उसके पास एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तो वो उस चीज को कहता है कि ये चीज मेरे अंडर आती है, ये मैं कर लूंगा। जो चीज नहीं आती वो आउटसोर्स कर दी जाती है। आउटसोर्स करके चीज अल्टीमेटली तो आपने ही क्लाइंट को डिलीवर करनी है ना, क्योंकि ऑर्डर आपने लिया है, ठीक है। अब एक होती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल से आप लोग क्या इसको ले रहे हो? वर्चुअल बेसिकली ऑनलाइन, इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, आइडेंटिफाइबल फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं होती, ठीक है। और इट इज नॉट हेड ऑफिस और ऑपरेशनल प्रेमिसेस, यानी कि इसका कोई हेड ऑफिस या इस तरह की कोई चीज नहीं होती। माइट भी इसके पास एम्प्लॉयज भी ना हो, ठीक है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटेड मींस कि वो आईटी सिस्टम के थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है ना, वो बेसिकली एक जो है वो चीज सारी डेवलप हो रही है, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो हो रहा है कम्युनिकेशन से, ठीक है। थ्रू टेलीफोन हो रहा है, थ्रू ईमेल्स हो रहा है, ठीक है। आईटी सिस्टम से और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू जो है ना, वो बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है। बिजनेस कॉन्टेक्ट फॉर आउटसोर्सिंग ऑल ऑपरेशंस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो होंगे और आउटसोर्स करने के लिए, अगर आपको आउटसोर्स करने की जरूरत पड़े। ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांड नेम जो है वो यूज करती हैं अपनी कोर कॉम्पिटेंस के तौर पे। फॉर एग्जांपल कि आपने जो चीज आउटसोर्स की हुई थी, ठीक है, जब वो चीज बन के आई आपने उस पर अपना लोगो ऐड किया और आपने आगे क्लाइंट को डिलीवर कर दिया। अब क्लाइंट को तो नहीं पता कि आपने इसको आउटसोर्स किया था या आपने खुद इसे मैन्युफैक्चर करवाया। तो ये है कि आप उस पर अपना ब्रांड नेम यूज कर सकते हो। और जो है एक पर्सन एक पर्सन भी इसको ऑपरेट कर सकता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन भी ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि ये सारा काम होना है वर्चुअली, यानी कि इसमें एम्प्लॉय नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं आएगा। आप टेलीफोन के थ्रू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, इसमें इसमें ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिकली आप इसमें सारी चीजें जो है ना, अपनी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज वो थ्रू ऑनलाइन इजीली मैनेज कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कंपनीज गेट द जॉब डन, ठीक है। जॉब वर्क स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपकी जो लेबर है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। काम होना चाहिए, लेबर आपकी जो है वो डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाएगी। वर्क या जॉब स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी डिवीजन जो लेबर है बेसिकली वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। आपके जो टास्क हैं उसको डिफरेंट जॉब्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा रहा है, एक्टिविटीज को जो है वो ब्रोक डाउन किया जा रहा है, यानी कि उसको डिवाइड करके डिफरेंट लोगों में स्प्रेड किया जा रहा है। स्प्रेड से मुराद के डिफरेंट लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ ताकि के सारे मिल के काम करें। गेट द जॉब डन मतलब काम होना चाहिए, वो चाहे मार्केटिंग का बंदा कर रहा है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कर रहा है, बस काम होना चाहिए। हाई स्पेशलाइजेशन जो है उसमें वो मास्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक एरियाज के अंदर जो है वो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी की और जो है लो स्पेशलाइजेशन होती है। हाई स्पेशलाइजेशन बेसिकली मास्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। उनकी एक कोर कॉम्पिटेंस होती है, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर उनकी एक्सपर्टीज होती हैं कि मैं इस प्रोडक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, वो जो है वो सेल्स का काम कर रहा है, वो टेलीफोन के ऊपर जो भी आपकी प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको सेल कर रहा है, ठीक है, वो उसकी एक कोर कॉम्पिटेंस है, ठीक है। तो ये हाई स्पेशलाइजेशन जो है वो एम्प्लॉयज को अलाउ करती है टू बिकम मास्टर। जो हाई स्पेशलाइजेशन के लोग होते हैं उनको हम मास्टर्स बोलते हैं, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। लो स्पेशलाइजेशन जो है उसमें आता है, लो स्पेशलाइजेशन के जो लोग होते हैं ना वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं होता कि हमने ये टास्क करना है या नहीं करना, ठीक है। अह, वो एक सेल्स पर्सन है ना, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखी है कि एक सेल पर्सन है, वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसने प्रोडक्ट का नाम दिया कि मैं ये इस प्रोडक्ट यानी कि सैमसंग एक कंपनी है उसका मैं टीवी सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
और लो स्पेशलाइजेशन के जो लोग होंगे वो इस चीज की फिक्र नहीं करेंगे कि हमने क्या सेल करना है, वो हर तरह का टीवी सेल करने की के लिए जो है ना वो एज अ सेल्स पर्सन काम कर रहे होंगे। यानी कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऊपर वो कॉल सेंटर पे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने क्लाइंट को बताना है कि हमारे पास इससे ये कंपनीज के टीवीज हैं, ठीक है, उसने कंपनी मेंशन नहीं की। हाई स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या था कि कंपनी स्पेसिफाइड जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं। लो स्पेशलाइजेशन के अंदर ये है कि आप जो हैं इसको लो उस पर कर रहे होते हैं और आपको इस चीज की नहीं होती। आपको कोई भी टास्क दिया जा रहा है, पर्सन को कहा जा रहा है कि भैया आपने टीवी बेचना है, तो आपने उसके अंदर हर टाइप का टीवी आपने सेल करना है। उसके बाद आ जाता है कि चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि इट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप, ठीक है। यानी कि चेन ऑफ कमांड का मतलब है कि आपको कोई अथॉरिटी ऐसी दी गई है, ये एक्सटेंड होती है टॉप से बॉटम। यानी कि एक कंपनी का सीईओ से लेके एक लो लेवल मैनेजर तक, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये चेन ऑफ कमांड में आती हैं। ये क्लैरिफाई करता है कि हु रिपोर्ट्स टू whom विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसने किसको रिपोर्ट करना है। चेन ऑफ कमांड क्या स्पेसिफाई करता है कि आपने किस किस बंदे ने किस बंदे को रिपोर्ट करना है, यानी कि कौन किसको रिपोर्टेबल है। सीईओ है, अब आप लॉन्ग चेन ऑफ कमांड चेक करो, ये साइड पे जो टेबल आ रहा है इसमें चेक करो, सीईओ है, वीपी है, डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर। अब जब शॉर्ट वो देखोगे तो इसमें सीईओ है, मैनेजर है और स्पेशलिस्ट है। यानी कि सीईओ से सारी कमांड जो है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहाँ पे देखो, फ्रॉम टॉप टू दिस एंड दिस टू दिस, ठीक है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु डायरेक्टली रिपोर्ट टू द मैनेजर। यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में आता है कि आपके अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं जिन्होंने अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना है। डायरेक्ट सीईओ को रिपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, जैसे स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट जो है वो अपने मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मैनेजर आगे सीईओ से बात करेगा, ना कि ये डायरेक्ट बंदा सीईओ से बात करे, नहीं, ये अपने मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर आगे सीईओ से बात करेगा, ठीक है। इसमें ये चीज बताई जाती है कि आप डायरेक्टली किसने मैनेजर को रिपोर्ट करना है, ठीक है, इसमें ये चीजें बताई जाती हैं। द हायर द रेशियो ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर द वाइडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि जितना ज्यादा हाई रेशियो से सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर्स को जो है वो रिपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल किस चीज पर डिपेंड करता है? मैनेजर की कैपेबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। मैनेजर की क्या कैपेबिलिटीज हैं, फिजिकली मेंटली क्या लिमिटेशंस हैं, नेचर ऑफ मैनेजर क्या है, उसके ऊपर क्या वर्कलोड कितना है, और फिर उसकी जो क्या रूटीन क्या है रोज की, और ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन क्या है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरियाज में जैसे सबऑर्डिनेट्स डिवाइड हुए हुए थे तो वो डिस्पर्शन क्या है, लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, टीम के साथ उनकी क्या कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीजें जो है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल में आती हैं। अब आप देखो, एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो नैरो होता है, यानी कि टॉल होता है, एक होता है फ्लैट। फ्लैट मतलब चौड़ा, ठीक है, और यहाँ पे जो नैरो है वो टॉल है, यानी कि लंबा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा समझ लेते हैं। उसमें यह है कि टॉल, यानी कि ये जो मैं आपको बताई थी ये टॉल वाला, टॉल वाले के अंदर क्या आता है? मैनेजर हैज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू हिम। यानी कि डिफरेंट, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक मैनेजर के अंदर बी और सी है, बी और सी के अंदर डी और ई है, और ये भी है, बी के अंदर ये दो हैं, सी के अंदर फिर दो हैं, यानी कि चार हो गए। फिर ई के अंदर ये दो हैं, फिर जी के अंदर दो हैं, और फिर जे के अंदर दो हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है वो ये लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर बन रहा है। टॉप टू बॉटम लेयर्स बन रही हैं, लेकिन टॉप से बॉटम लेयर्स बन रही हैं, टॉप से डाउन लेयर्स बन रही हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो, शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टॉल। यानी कि जो नैरो शेप स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फॉर्मेलिटीज इन रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो रिलेशनशिप होगा मैनेजर का और सबऑर्डिनेट का, ये मैटर करेगा। क्लोज सुपरविजन विद मैनेजर्स,
ये मैटर करेगा। टास्क स्पेशलाइजेशन विद स्मॉल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, टास्क की स्पेशलाइजेशन, उसकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है, ठीक है, ये मैटर करेगा। स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस ऑन फॉर्मल रोल्स, जॉब टाइटल्स और जॉब डिस्क्रिप्शंस। अच्छा, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये इन होगी, लेकिन ये स्लो वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, टॉल है ना, तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो चाहे वर्टिकल हैं लेकिन वो काफी ज्यादा है। वाइड यानी कि फ्लैट, जो हम यहाँ पे देख रहे थे स्ट्रक्चर, ये देखो आप लोग, ये वाइड और फ्लैट है, ठीक है, ये नैरो और टॉल है, ये वाइड और फ्लैट है। वाइड और फ्लैट जो है इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स जो हैं उनके रिपोर्टिंग, उनकी लेयर्स जो है ना वो कम होंगी। उसमें क्या था, टॉल के अंदर लेयर्स मैनेजमेंट की कितनी थी, ज्यादा थी, और होता ये भी टॉप टू डाउन ही है, लेकिन इसमें लेयर्स कम होती हैं, फ्यू होती हैं, क्योंकि ये फ्लैट होता है। उसमें जो है वो लेयर्स मैनेजमेंट की ज्यादा होती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, ठीक है, यानी कि वाइड और वो शॉर्ट है यानी कि फ्लैट है। वाइड, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इक्वलिटी होगी बॉसेस में, सबऑर्डिनेट्स में, रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टीम वर्क और कॉपरेशन ज्यादा होगा, और ग्रेटर डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, मतलब वो इजीली अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स भी जो है वो इजीली काम को लेंगे क्योंकि इक्वालिटी है, ठीक है। उसको ये फील नहीं होगा कि मुझे मेरे बॉस ने काम दिया, उसको यही लगेगा कि मुझे मेरे सीनियर ने काम दिया और ये हमने मिलकर करना है, दैट्स इट, ठीक है। फ्लेक्सिबल और क्विक डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि उनकी आपस में कोलैबोरेशन कॉपरेशन जो है वो काफी अच्छी है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, और डेलीगेशन ग्रेटर होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, और डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, ठीक है। अब रीजंस क्या है वाइड और फ्लैट की, इसको प्रेफर क्यों किया जाता है वो हम देख लेते हैं। वो ये है, सबसे पहले देखेंगे मोर सुटेबल टू रैपिड चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट्स, ठीक है, यानी कि इसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो एक क्विक होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग फ्लैट है ना, मतलब वाइड है और फ्लैट है, ज्यादा टॉल नहीं है, उसकी लेयर्स ज्यादा नहीं है। जब लेयर्स कम है तो ऑब्वियसली उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको फायदा होगा और आप डिसीजन मेकिंग इसको इजीली कर सकोगे, तो क्विकली होगा। और कॉस्ट सेविंग्स होंगी जब मिडिल मैनेजमेंट जो है वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही, ठीक है, मतलब मिडिल की मैनेजर कुछ नहीं कर रही, आपको जो मैनेजर ने काम दिया सब ऑर्डिनेट्स वो मिलकर कर रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग होगी, ठीक है। मिडिल मैनेजर जो है वो बेसिकली बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अगर इन्वॉल्व हो भी तो वो वैल्यू ऐड नहीं कर। और इसके अलावा प्लान्स टू पुट द एक्शंस, कोऑर्डिनेशन की जो एफर्ट्स हैं वो इंडिविजुअल्स की ग्रुप्स की विद इन द एंटिटी, ये डिपेंड करेंगी इनके इंटरनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है, उनकी जो नेचर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप्स है ये उसके ऊपर जो है वो बेस करा होगा, क्योंकि इनके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इनका रिलेशन क्या है, ठीक है, और एक्सटर्नली इनका रिलेशन क्या है, यानी कि डिफरेंट एंटिटीज के साथ एक्सटर्नल अदर देन एंटिटी इनका रिलेशनशिप क्या है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रिलेशनशिप, यानी कि सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट जो है वो अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए इसको रिटेन कर रही है, ठीक है। और जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने जो मेजर हैं उनको डेलीगेट कर रही है मैनेजमेंट को एट लोअर लेवल्स। अच्छा, सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक हेड ऑफिस है, ठीक है, उन्होंने अथॉरिटी जो है अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने जो है अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस के, टीचर्स हैं, टीचर्स ने क्या पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, किस टाइम पे क्लास होनी है, ये सारे डिसीजंस करें प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल जो है ये रिटेन कर रहे हैं, यानी कि अपने अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं ये अपनी मैनेजमेंट को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि मैनेजमेंट के जो है यूनिट्स को लो लेवल्स के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है, यानी कि उसको डिवीजन्स में ऐड कर देती है। डिसेंट्रलाइज में बेसिकली आप इसका एग्जांपल ले सकते हो,
कि जैसे हमने पढ़ा था कि डिवीजन्स के अंदर जो है ना डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये काम इसका है, ये काम इसका है, ये काम इसका है, यानी कि ये मैनेजमेंट का काम है, ये टीचर्स का काम है, ये प्रिंसिपल का काम है। ये आपने तीनों चीजों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। Choice between a centralized and decentralized organization depends on the preference of senior management style and complexity of that. अब इसकी चॉइस करना कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में से प्रेफरेंस किसको दी जाए, तो ये सीनियर मैनेजमेंट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी को देखते हुए जो है वो डिसीजन है। अच्छा, अब सेंट्रलाइजेशन के अगर हम एडवांटेजेस देखें, इसमें ऑब्वियसली डिसीजंस जो हैं वो मोर इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंटली लिए जाएंगे, कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं। क्राइसिस के अंदर अगर एक आपने एक बॉस थे, ठीक है, और उन्होंने अपने अंदर एक कोर टीम रखी है, ठीक है, कोई बीच में इंटरनल पर्सन जो है वो एक ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैनेजर्स को अलॉट किया हुआ तो उसके दरम्यान में भी एक पर्सन, ठीक है, तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो ये होगी कि डिसीजन मोर कोऑर्डिनेटेड होंगे, यानी कि आपने एक आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है ना, आपने एक प्रिंसिपल ने काम जो है वो मैनेजर को दे दिया, ठीक है, वो मैनेजर ने कर लिया, उसके पास टीम है नहीं है वो एक अलग इशू है, ठीक है, वो काम उसको मिला, उसने ही करना है, ठीक है। अब नीचे उसकी कोई लेयर्स तो नहीं है, नीचे कोई इम्प्लॉयज तो नहीं है, नीचे कोई और चीजें तो नहीं है जिसको उसने काम डेलीगेट कर दिया। सेंट्रलाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है, और आपके डिसीजंस जो हैं ये मोर इफेक्टिवली हो रहे होते हैं। और क्राइसिस के अंदर जब आप बहुत क्राइसिस के अंदर हो, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड वाला सेशन देख लो या आप इस टाइप की चीजें देख लो, तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है वो लोग कॉस्ट सेविंग करते हुए डिसीजंस कर रहे थे, यानी कि क्लासेस वगैरह अगर आप देखो कि फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है और उसकी क्लासेस हो रही तो वो ऑनलाइन हो रही थी, ठीक है, फिजिकल की बजाय। तो इस तरह के जो भी फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, इस तरह के कोई क्राइसिस है, क्राइसिस की सूरत में जो है ना इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सेंट्रली जो है ना वो हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन का जो है एडवांटेजेस वो ये होता है कि लोकल मैनेजर्स के पास जो मतलब लो लेवल मैनेजमेंट होती है उसके पास वो नॉलेज ज्यादा होता है, ठीक है, और सीनियर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यानी कि ऑपरेशनल कंडीशंस को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि लोअर मैनेजमेंट या जो लोअर पर्सन होते हैं उनके पास बेटर नॉलेज होता है। सेकंड में आप देखो तो जो आपकी अथॉरिटीज होती हैं डिविजनल लेवल की वो आपको मोटिवेट कर रही होती हैं, डिसीजंस जो हैं वो मोर क्विकली लिए जाते हैं लोकल लेवल के ऊपर। लोकल लेवल मतलब निचले लेवल पे। इन अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेड ऑफिस ही ले रहा होता है। हेड ऑफिस मतलब जैसे प्रिंसिपल की मैं एग्जांपल दे रही थी, तो प्रिंसिपल ही इंगेज है आपको बताने के लिए कि आपने ये डिसीजन हमने लिया है, ठीक है, और इसको ये काम जो है वो अलॉट किया है। लोड शेयर करना बाकी लोगों के साथ वो एक अच्छी चीज है, लेकिन ये सीनियर मैनेजमेंट है जो इंगेज करेगी एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग को यहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसके अंदर कोई इशू किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो? ऑल क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड? अच्छा, इससे रिलेटेड ना कुछ नोट्स हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई हैं, आप लोग वो देख लेना। हर मंडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है, और मंडे वाले दिन आपका टेस्ट जो है वो ग्रुप में शेयर होगा पीडीएफ की फॉर्म में। आप लोग सॉल्व करके उसे जो है अपनी कैम स्कैन करके कॉपी ग्रुप में ही शेयर किया करेंगे, ठीक है, वहां से आपका टेस्ट चेक होके या तो आपको सोल्यूशन की कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी ग्रुप में ही, अदरवाइज आपका टेस्ट जो चेक है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा कोई इशू? ऑल क्लियर? चलें फिर इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम, और कल मिलेंगे 4 से 7। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्ड कर दूंगी, ठीक है। टेस्ट की प्रैक्टिस
कंपनी जो होती है ना बेसिकली मापारा, वो कंपनी जो है ना, देखो एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती। कंपनी के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इसको बना रहे होते हैं, तो उसका ऑनर एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर एक कंपनी बनी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सिर्फ एक पर्सन है तो नहीं ना, ये तो सोल प्रोप्राइटर के अंदर आता है कि एक सिंगल पर्सन है, उसने कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंपनी कंपनी मींस के एक से ज्यादा लोग, तो इसलिए इंडिविजुअल ऑनर नहीं हो सकता। इसका ऑनर जो है वो एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि शेयर होल्डर्स इसके होंगे, ठीक है, या स्टॉक होल्डर्स होंगे इसके जो ऑनर्स होते हैं बेसिकली। हाँ, मियां मंशा भी थे। आपने इसके ऊपर एक प्रॉपर सर्च करनी है, ठीक है। अब आपने इसका नाम दिया तो आपने इसके ऊपर एक प्रॉपर सर्च करनी है, ठीक है। इसकी ना वेबसाइट ओपन करना आप। इसकी वेबसाइट पे ओपन करके आपने इसको प्रॉपर सर्च करना है, ठीक है। इसके जब आप स्ट्रक्चर पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा कि एक मियां मंशा है, ठीक है, मियां मंशा। बेसिकली ये आपको लग ही रहा है कि बेसिकली एक पर्सन है जिसने एक कंपनी स्टार्ट कर ली, ठीक है। एक कोई भी इंडिविजुअल है, आप हो, मैं हूं, कोई भी है, ठीक है। एक इंडिविजुअल फॉरेन आके अपना एक कंपनी स्टार्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप इंडिविजुअली जाते हो ना, ठीक है, सबसे पहले आपने सोल प्रोप्राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से किया। उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, जब आपके पास एक्सपर्टीज आ गई, आपके पास एक्सपीरियंस स्टाफ आ गया, हर चीज आ गई, तब आप कंपनी की तरफ मूव कर सकते हो, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये आपने नो किस बात पे कहा है? क्लियर हो गया या और मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है? आपने ना कल मीर मिर्जा के ऊपर ना थोड़ी सी सर्च करनी है, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, कंपनी होती है ना, जहां लिखा था अबाउट, उसका अबाउट आपने जाके पढ़ना है, ठीक है। अबाउट पढ़ने के बाद उसमें से आपको जो चीज कंफ्यूज करे ना, वो आपने मेरे से डिस्कस करनी है। बेशक ग्रुप में कर लेना, बेशक इंडिविजुअली कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलो फिर इसको अब एंड करते हैं और कल मिलते हैं 4 बजे, ठीक है। कल हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6, और मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा इन चारों चैप्टर्स का, ठीक है। घबराना नहीं है, ऑब्वियसली रिवीजन के डेज चल रहे हैं, तो अब आप लोगों ने टेस्ट इसी तरीके से देने हैं। टेस्ट में दिन दो ले लेना, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन सॉल्व सबने करना है, ठीक है। ओके, फिर कल मुलाकात होती है 4 बजे। अल्लाह हाफिज।